हाय विवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक वार्निंग वीडियो में, जिसके अंदर आप लोगों के साथ इस 2025 की साइकिल में जितने भी एसएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम्स थे, उन एग्जाम्स के अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन था जिसमें वोकैबलरी का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को नजर आता है, उससे रिलेटेड कुछ आपके सामने बातें करूंगा। उनकी एक रियलिस्टिक जो अप्रोच है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों को जैसे भी सही लगे आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा और अपने तैयारी में इस डिस्कशन को, इन बातों को, इन सजेशंस को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में किसी भी तरीके को या फिर किसी भी चीज को मैं आप लोगों के सामने बेचने नहीं आया हूं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको आप खरीद लीजिए। सिर्फ एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि किसी भी एसएससी प्रिपरेशन एग्जाम या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर कुछ ऐसी बुक्स को फॉलो करने के लिए आप लोगों के सामने एक माहौल तैयार करा जाता है। वो एक प्योरली स्क्रिप्टेड माहौल होता है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, एजुकेटर्स को कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो उस बुक को पोस्ट करते हैं एंड देन उसका कुछ कट उनको मिल जाता है। लेकिन अगर कोई एस्पायरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि उनके लिए क्या बेस्ट रह सकता है, उस पर इस वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए नजर आएगा कि एक बड़ी चेतावनी, एक वार्निंग। क्या आप भी ब्लैक बुक को आंख बंद करके सिर्फ रटने का काम कर रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद आप अपने एसएससी 2026 के अटेम्प्ट को खतरे में डाल रहे हैं। रट्टा मारना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अभी बदल चुका है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सिर्फ लिस्ट याद करने से आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो चलिए इस पर हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो 2025 का मैं डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर आपको एक तरफ सवाल और सच्चाई के बीच में डिफरेंस नजर आएगा। तो चलिए थोड़ा डेटा देखते हैं। 2025 एसएससी में टोटल आपको 2822 वर्ड्स पूछते हुए नजर आए, और लोग दावा करते हैं कि 85% जो कवरेज है वो इस ब्लैक बुक से है। पर दोस्तों, कवरेज का मतलब क्या है? कवरेज का मतलब क्या ये होता है कि आपको मास्टरी हो गई है? अगर कवरेज इतनी अच्छी है तो फिर भी स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं? और इस सवाल का जवाब आपको टॉपर बनाने का काम करेगा। आपको इस पोर्शन के अंदर जो प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिलती है ना, उन प्रॉब्लम्स का आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब मैं बात करूंगा आपसे। इस समस्या सोर्स नहीं है, तरीका है। प्रॉब्लम किसी किताब में नहीं होती है, आपके तरीके यानी कि आपके मेथड में है। तो ब्लैक बुक या फिर कोई भी ऐसी किताब सिर्फ अगर ए टू जेड की लिस्ट है ना, तो वो एक तरीके की डिक्शनरी होगी। भाई अगर ए टू जेड उन्होंने ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया है तो वो तो आपको रट्टा करवा रहे हैं ना। इसका मतलब है कि बिना समझे सिर्फ रटना। हमारा दिमाग फोन की डायरेक्टरी की तरह थोड़ी ना है कि वो सिर्फ सारी की सारी लिस्ट को याद रख लेगा। रियलिटी तो यही है ना कि अगर डिक्शनरी रखने से हमारा सिलेक्शन होता तो हम अपनी ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसको रट लेते, या फिर उसको पढ़ने वाला हर इंसान टॉपर बन जाता। हमें लिस्ट नहीं करनी है, हमें चाहिए लॉजिक, और हमें उसी लॉजिक के लिए काम करना है। तो हमारा दिमाग गूगल सर्च नहीं है। साइंस को समझिए। हमारा जो दिमाग है ना, वो न्यूट्रल पाथवेज और एसोसिएशंस यानी कि संबंधों पर काम करता है। जो भी आइसोलेटेड शब्द है यानी कि अकेले शब्द है, वो हमें याद ही नहीं रहते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर आपको डेमागोग शब्द को दिया गया है। अब इस शब्द को देखिए आप, इसे रटने के बजाय एक इमेज से आप जोड़ने का काम करिए। कैसे? एक ऐसा राजनेता जो झूठ बोलकर और भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाता है। जब आप किसी शब्द के साथ एक कहानी या फिर कोई एक चेहरा जोड़ देते हैं तो दिमाग ना उसको सेव कर लेता है। ऐसा ही होता है। इसी को हम कहते हैं कि हम रूट वर्ड्स के जरिए या फिर एक एसोसिएट करके किसी चीज को याद रखने की कोशिश करें। अब सबूत पर बात करूंगा मैं आपसे। जो बदलता हुआ आपका एग्जाम पैटर्न है, तो मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, सबूत दिखा रहा हूं आपको। एसएससी स्टेनो 2025 के पेपर में अब डायरेक्ट मीनिंग नहीं, बल्कि जो एप्लीकेशन यानी कि उपयोग में चीजें आ रही हैं उनको पूछा जा रहा है।
फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आप ऑप्शन देखिए, यहां पर वैक्यूअस दिया गया है, कर्सरी दिया गया है, कंसेंशियस दिया गया है, फेलिशियस दिया गया है, ये वर्ड दिए गए हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शन में इन वर्डों की तरफ देखता हूं तो कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो संदर्भ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो पहली लाइन में ही आपको इन्होंने एक वर्ड दिया था, प्रोलिफरेशन या फिर कंड्यूट। वो जैसे जो भारी शब्द आ रहे हैं ना, जब तक आप एक संदर्भ नहीं समझेंगे, उनका एसोसिएशन नहीं समझेंगे, तो हम सही ऑप्शन को टिक कैसे कर पाएंगे यार। मतलब आपको सेम सही नजर आएगा कि नेगेटिव बात कर रहा है, लेकिन जो हमारा जो वर्ड मैंने आपको बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक प्रोलिफरेशन या फिर जो कंड्यूट करके वर्ड दिया गया था, अगर हम उसके साथ एसोसिएट कर लेंगे तो हम सही ऑप्शन पिक कर लेंगे। लेकिन यहां पर तो कंफ्यूजन है, बात तो आपको दो ऑप्शन में सेम सी नजर आ रही है, तो कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल पाया ना हमको। तो जरूरत है सही संबंध, सही एसोसिएशन की। समझ रहे हैं? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आप लोगों के सामने वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये मेरी किताब नहीं है, 1949 से ये किताब एक गोल्ड स्टैंडर्ड की किताब बोली गई है साइंटिफिक मैनर में, यानी कि अगर कोई मार्केटिंग किताब के रूप में नहीं है ये, बल्कि 75 सालों से ज्यादा एक प्रोफेशनल्स को पढ़ाई करने के लिए इसको रेफर किया जाता है। ये आपको शब्द रटना नहीं बल्कि उनको बिल्ड करना, उनको बनाना सिखाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो आपके लिए किताब मैं लेकर आया हूं, कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है, इसकी पीडीएफ आपको फ्री में गूगल पर मिल जाएंगी, आप वहां से देख लीजिए। अब ये किताब काम कैसे करती है? तो इस किताब में आपको मैजिक 4 स्टेप्स में नजर आएंगे। पहला है ग्रुपिंग, यानी कि शब्दों को उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ग्रुप बनाना। फिर उनका यूजेज, यानी कि उनका जो इस्तेमाल है कि उन्हें सेंटेंस में हमें कैसे यूज करना है। फिर उनका प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उनको बोलना कैसे है, फिर वो हमें बोलना सिखाने का तरीका बताएंगे ताकि आप फेमिलियर हो जाएं, आप उन शब्द को जानने पहचानने लग जाए। फिर उसका एक्टिव रिकॉल, यानी कि उसको मेमोरी में डालना, हर सेशन में बार बार पुराने शब्दों को याद दिलाकर आपके दिमाग में फिट करने का तरीका बताया गया है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सेशन 1, उनके मल्टीपल सेशंस हैं। सेशन 1 में एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि डेप्थ वर्सेस डेफिनेशन पर बात करी गई है। फर्क देखना है आपको। डिक्शनरी कहेगी कि ईगोइस्टिक होता है एक सेल्फिश पर्सन, है ना, और ये हमें बोरिंग लगा, एक बोरिंग व्यक्ति, है ना, ऐसे ही तो बताया जाता है। लेकिन वर्ड पावर मेडी की स्टाइल क्या है? यहां पर आपको बोला जाएगा मी फर्स्ट, यानी कि मी फर्स्ट का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, एक लंबी कहानी और आइडिया के पीछे आपको 10 से 15 वर्ड्स पर फोकस किया जाता है, और जब आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो शब्द अपने आप आपको याद हो जाता है, और वो यही इसके अंदर ही काम कराता है। आपको एक्टिव रिकॉल करना सीखना पड़ेगा, भूलना नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे बड़ी ताकत है एक्टिवली रिकॉल करना। पैसिव रीडिंग, यानी कि सिर्फ आंखों से पढ़ना, जो अक्सर फेल करा देता है। एक्टिव सॉल्विंग, ये किताब आपको ना पेज पलटने से पहले आपको कुछ टेस्ट देगी, मैच द कॉलम देगी, और यस और नो के सवाल आपको करवाएगी। तो आप सॉल्व करते वक्त दिमाग पर जोर डालता है, और तभी वो मेमोरी आपकी पक्की होती चली जाती है। इसी को तो कहते हैं हम एक्टिवली रिकॉल करना किसी चीज को। आप भूल ही नहीं पाएंगे उस बात को। उसके बाद है भाई आपकी मास्टर स्ट्रैटेजी। इसका पहला स्टेप है आपका फाउंडेशन, और अब हम इसी पर बात करेंगे कि स्टेप 1 फाउंडेशन, हमें ये जो वर्ड पावर मेड इजी है ना, इसके 46 सेक्शन हमें पूरे करने पड़ेंगे। हमें एक टाइम फ्रेम तैयार करना है। अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो आपको 50 दिन लगेंगे, अगर आप स्लो लर्नर है तो आपको 75 दिन लगेंगे। तो ये जो फाउंडेशन, ये जो नींव है ना, ये आपको स्किप नहीं करना है, वरना बिल्डिंग जो है ना आपकी, अगर फाउंडेशन ढीली होगी तो वो गिर जाएगी यार। उसके बाद होगी आपकी मास्टर स्ट्रैटेजी, ये आपका स्टेप नंबर 2 है। जो हिडन वर्ड्स है, किताब की जो लंबी एक्सप्लेनेशन है उसमें कई एक्स्ट्रा वर्ड छुपे होते हैं, सिर्फ हेडलाइन थोड़ी ना पढ़नी है, उनके एक्सप्लेनेशन के बीच के जो शब्द है उनको आपको गूगल करना है और उनको भी नोट करना है। ये वही आपके शब्द हैं जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको काफी ज्यादा परेशान करते हुए नजर आते हैं। एंड देन इसके बाद आएगी आपकी
मास्टर स्ट्रैटेजी का स्टेप नंबर 3 यानी कि 2025 की जो अपडेट्स हैं। तो जो 2025 के नए शब्द हैं, जब आप वर्ड पावर मेड इजी पूरी हो जाए, तब आपको जो भी 2025 की लिस्ट है, आपको अलग-अलग जगह पर पीडीएफ मिल जाएँगी। तो रीड मतलब को ना अलग-अलग जो पीडीएफ में चीज़ें मिल रही हैं ना, जो कठिन शब्द है, जो नए शब्द हैं, उन पर आपको फिर मेहनत करनी है। पहले लेकिन फाउंडेशन आपको पूरा करना है। अब आपकी इस मास्टर स्ट्रैटेजी का है स्टेप नंबर 4। इसमें क्या करना है? इसमें आपको महारत हासिल करनी है। इसमें आपको कनेक्शंस ढूँढने हैं, आपको सेंटेंस राइटिंग करनी है। हर नए शब्द पर खुद का एक सेंटेंस आप बनाएँ। करंट अफेयर्स जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक़्त उन शब्दों को रिकॉग्नाइज़ यानी कि पहचानने की कोशिश करें। कनेक्शन ढूँढें कि खबरों या घटनाओं से शब्द को जोड़ना और उनको जोड़ना सीखना है, उनको रटना नहीं है, उनको जीना है। और फाइनली आप लोगों से मैं कहूँगा कि 2026 का कैलेंडर आ चुका है, दुनिया भर के नोटिफ़िकेशन कब-कब आएँगे सब पता है, तो आप वही अगर पुरानी गलतियाँ दोहराना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएँगे, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी मैं कोर्स पिच करने नहीं आया, सिर्फ़ आपको मैंने एक सोर्स बताया, जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं कि वोकैब्युलरी की लिस्ट है, ए से ज़ी तक उन्होंने वो अरेंज कर दी है, बस उसको आप रट रहे हैं। वो करने से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, वो तो आप कहीं भी रट लोगे, उनको करने से आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैंने अपने एप्लीकेशन पर पिछले जितने भी आज तक के सवाल हैं, उनका आपको कलेक्शन प्रोवाइड कर रखा है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश के कोर्स के अंदर। लेकिन उनको करने से थोड़ी ना होगा, आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको एक ही सवाल के 4 ऑप्शन में 2 सवाल सेम मीनिंग देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है, तो आप कैसे उसको करेक्ट करेंगे? तो यही मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि वो जो गलतियाँ हैं, उनको ना दोहराएँ। अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि आपके थोड़े बहुत नंबर इंक्रीज़ हों, आप किसी सवाल में कन्फ्यूज़ होकर वहाँ पर तुक्का ना लगाएँ। और आपको पता है इस बात का अंतर आप लोग खुद जानते हैं कि थोड़ा-सा अंतर ही आप लोगों को किसी एक आपके जो कॉम्पीटिंग एस्पायरेंट है उससे आगे कर देगा है। तो ये छोटी-सी बात थी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करी। आई होप आप इसको अप्लाई करेंगे। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अपनाएँगे। ये इंग्लिश की वोकैब्युलरी पोर्शन पर एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ अवेयर करने की कोशिश करी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। छोटी-सी स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो 50 दिन लगेंगे, अगर आप स्लो लर्नर भी हैं तो आप 75 डेज़ में वो पूरा कर लेंगे एंड देन फिर उसको बार-बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज़ करेंगे एंड देन अलग-अलग जगह पर अप्लाई करेंगे। आप कॉन्टेक्स्ट भूल ही नहीं पाओगे। बस इतना कहना चाहता था मैं इसमें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर आपको कुछ भी बात पूछनी है और इवन मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। पर्सनली आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई सोर्स, कोई बाकी की एक्स्ट्रा बात आपको मुझसे पूछनी है। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।